ये जो क्लाइंट का इमोशंस का फ्लो अगर अपने काउंसलर के टुवर्ड्स जाता है, की तरफ से जाता है, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसफरेंस। ये ट्रांसफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस इन द सेंस, जब कोई क्लाइंट अपने काउंसलर में अपना फादर फिगर, अपना बड़ा भाई या कोई आइडियल रोल मॉडल उसको देखता है और उसी जैसा बनने की कोशिश करता है या उसी के कहे पे उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो हम उसको पॉजिटिव ट्रांसफरेंस कहते हैं, जो कि हमारे थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। और इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग है वो हम क्लाइंट को दे सकते हैं। दूसरा नेगेटिव पार्ट है इसका, जब नेगेटिवली क्लाइंट का इमोशन का फ्लो, नेगेटिव इमोशन का फ्लो काउंसलर की तरफ होता है, उसे लगता है ये इनकम्पिटेंट है या ये ठीक से अपने एरिया में, फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, या ये तो खुद ही कंफ्यूज है, या ये इसके डिसीजन मेकिंग कैसे हैं, ये तो उसको ये नहीं आता। अगर इस तरीके की कोई एक माइंडसेट अगर डेवलप कर लेता है क्लाइंट, तो हम उसको नेगेटिव ट्रांसफेरेंस कहते हैं। अब तीसरे टाइप का ट्रांसफेरेंस होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस, जिसमें थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, वो अपने क्लाइंट के प्रति थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। उसको जो इमोशन का फ्लो है वो काउंसलर से होते हुए क्लाइंट की तरफ हो जाता है, तो हम उसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहते हैं। और काउंटर ट्रांसफेरेंस हमारे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होता है, और अगर ऐसा होता है तो इट इज़ ए वायलेशन ऑफ एथिकल कंडक्ट और कोड। जैसे हमने पहले भी बात किया है, अगर हम कुछ अपने क्लाइंट में या अपने जो भी पर्सन्स हैं, हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं काउंसलिंग सेशंस में, अगर उनके प्रति हमें कोई ऐसी डिज़ायर, ऐसी विश, ऐसी कोई फेवर लेने की वो होती है या उससे हम इम्प्रेस होते हैं, तो वो हमारे थेरेप्यूटिक आउटकम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और ये किसी भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होता है। इसके बाद आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर आदमी अपने बारे में, अपने कुछ ना कुछ उसकी अपनी प्री डिसाइडेड कुछ आइडियोलॉजी या उसकी पर्सनैलिटी या उसके सोच, ओरिएंटेशन, सोच का तरीका अपने अपने होते हैं हर इंसान के। तो काउंसलर भी एक इंसान है, तो उसके अपने भी कुछ ना कुछ डिसीजन, उसके अपने कुछ सोच, आइडियोलॉजी, प्रेफरेंसेस और हो सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग रिलेशनशिप में जब कोई भी प्रोफेशनल काउंसलर आता है, तो उसको अपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हटा के आपको थेरेप्यूटिक डिसीजन लेने होते हैं। और हमें क्लाइंट को ज़्यादातर ऑप्शन नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी किसी हैपनिंग के हैं या उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई इशू है उसके बारे में बताना है, और द फाइनल डिसीजन लेना है वो क्लाइंट को लेना है। वो कैसे सोचता है, कैसे मानता है, कैसे वो फील करता है, हमारा काम है कि उसको हमने सारी चीज़ें से अवगत करा दिया। उसको जो चीज़ वो नहीं देख पा रहा था, जो नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स जो वो नहीं देख पा रहा था, उसको हमने एक्सप्लोर कराने की, उसको दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद फाइनल डिसीजन उसको लेना होता है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ काउंसलर हैं वो वहीं स्टक हो जाते हैं और अपनी वैल्यू सिस्टम, अपनी मोरालिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ओरिएंटेशन, अपने कॉग्निशन, अपनी सोच, अपने बिलीफ्स उस पर थोपते हैं। तो ये ठीक नहीं है और इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और ज़्यादातर काउंसलर में ये चैलेंज रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है कि वो इन चीज़ों से उस रिलेशनशिप में अपनी जो पर्सनैलिटी वेरिएबल्स हैं, वह बिलीव्स हैं, उनका अपने जो सोच है उसको नहीं अलग कर पाते हैं, जिससे कि जो आउटकम हम थेरेपी के, काउंसलिंग के जो हम देखना चाहते हैं डिज़ायर्ड, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको ओवरकम करना सीखना पड़ेगा हमें प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे इसके लिए। और अगर आप ठीक से इस पे काम करते हैं तो आसानी से इसको इन स्किल्स को सीखा जा सकता है।
उसके बाद आता है बड़ा चैलेंज है डिपेंडेंसी। ज़्यादातर क्लाइंट काउंसलिंग रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि जब उनको हम सेशंस में जब हम टीच करते हैं, जब उनको हम असाइनमेंट्स देते हैं, जब उनको बिहेवियरल टास्क देते हैं या कोई चीज़ सिखाते हैं, तो हमारे सामने दे आर वेरी वेरी रिसेप्टिव और सीख लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग उस लेवल से, उस पॉजिटिविटी से, उस लर्न जो एक्सपीरियंस है, जो सीखा है उन्होंने काउंसलिंग के दौरान, उसको वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं या उसको ठीक से नहीं निभा पाते हैं या अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा काउंसलर पे डिपेंड होते हैं, काउंसलर से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे सॉल्यूशन की उम्मीद रखते हैं। इस चीज़ को हम डिपेंडेंसी कहते हैं। सो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें काउंसलिंग में ज़्यादातर डिसीजन, हमें सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, हमें उसको एक्सप्लोर, ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में, उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करनी चाहिए। बट इवेंचुअली जो डिसीजन है वो दैट विल बी टेकन बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट को इस लेवल पे एम्पावर करना है, हमें इस लेवल पे कैपेबल बनाना है कि जब हम साइकोथेरेपी टर्मिनेट करते हैं, काउंसलिंग टर्मिनेट करते हैं, तो वो इंसान अपने आप, अपने लेवल पे, अपने इंडिपेंडेंट उस नज़रिए से वो अपनी लाइफ को जी पाए और जो उसने काउंसलिंग में सीखा है उनको अपनी लाइफ में उतार पाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमें काउंसलिंग के दौरान उसको देखना होता है और उसको कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, उसको सीखना है। उसके बाद आता है माइंडसेट। हमारे इंडिया में माइंडसेट बहुत ही बड़ा इशू है। पूरे भारत में ज़्यादातर लोग हैं वो दे अप्रिशिएट मेडिकल डिसिप्लिन। अगर आप किसी से कहें कि अगर आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो एक टैबलेट लेके आप है ना इस चीज़ से पार पा सकते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेडिसिन के साथ जाएंगे, ना कि एक्सरसाइज के साथ। सो ये जो माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि काउंसलिंग डजंट वर्क, किसी से बात करने से कोई क्या हमारे हेल्प कर देगा। सो इस माइंडसेट को भी बदलने की ज़रूरत है। समस्याओं का समाधान समस्याओं के ऊपर बात करने से हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में हमें ठीक से बैठाना पड़ेगा। और इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें काफ़ी काउंसलिंग का प्रमोशन भी करना पड़ेगा, लोगों के सामने इसके बारे में बताना भी पड़ेगा और ये क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करके और लोगों के सामने इसके जाना पड़ेगा और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो माइंडसेट इज़ ए वेरी बिग चैलेंज फॉर द काउंसलर। और इस वजह से बहुत से हम लोगों को जो कि हमारे काउंसलिंग में लेने के इच्छुक हो सकते हैं, वो ज़्यादातर लोग हमारे पास नहीं आते हैं और जिससे हम उनको अपनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। उसके बाद है पुअर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा, पिछले पॉइंट से मिलता जुलता है, ज़्यादातर लोग उन्हें यही नहीं पता कि काउंसलर भी होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। सो इसीलिए कम रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, ज्ञान नहीं है या वैल्यू नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी लोग कम आते हैं काउंसलर के पास उनकी समस्याओं के उपचार निदान के लिए। उसके बाद ड्रॉप आउट्स। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से ठीक से क्लास से एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग कुछ समय के लिए दे मेंटेन थेरेपेटिक रिलेशनशिप, काउंसलिंग में आते हैं, 1-2 सेशंस में आते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद देखा हमने, मेजॉरिटी में देखा है हमने, किसी ना किसी रीज़न से या किसी ना किसी कारण से वो लोग उसको फॉलोअप पे नहीं आते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिससे कि हम जो डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं काउंसलिंग के, वो क्लाइंट को नहीं दे पाते। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे हम ड्रॉप आउट को कंट्रोल करें और कैसे मिनिमम ड्रॉप आउट हो। हर डिसिप्लिन में होते हैं, मेडिकल डिसिप्लिन में भी होते हैं, लेकिन हम कैसे साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है उसमें मिनिमम ड्रॉप आउट हों और बेस्ट पॉसिबल सेवाएं जो हम
अपने क्लाइंट को दे पाएं, उसके लिए हमें इस चैलेंज को ओवरकम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे हमने पहले भी बात की, ना तो कोई अवेलेबिलिटी है सुविधाओं या गवर्नमेंट की तरफ से या अपने पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, बहुत ही लिमिटेशन है हमारे पास, रिसोर्सेज है ही नहीं, ना कोई एजेंसी है, ना कोई स्टेचुरी बॉडी है जो काउंसलिंग प्रोफेशन को देखती है। तो इस तरीके से हर डोमेन में, हर तरीके से वी आर लैकिंग इन द रिसोर्सेज जो कि काउंसलिंग को प्रमोट कर पाए और काउंसलिंग को एक डिसिप्लिन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको एस्टेब्लिश कर पाए, इसकी कमी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है काउंसलिंग के फील्ड में। अब बात आते हैं नेक्स्ट जो इशू, जो चैलेंज है हमारे पास, वो है लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे इंडिया में अब राइट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा देश है, इट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट। सो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो बहुत जो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन हम देखते हैं। तो जब भी कभी और कई बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे हम ट्रेंड होते हैं और जहाँ पे हमें रियल सर्विसेज देनी होती हैं, तो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हमें जो लैंग्वेज बैरियर्स को कंट्रोल वो शॉर्ट आउट करना पड़ता है। कल्चर अलग होती है, उसमें डायग्नोजिंग में प्रॉब्लम आती है, उससे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। कुछ पर्टिकुलर कल्चर में किसी शब्द का अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो उसका अलग मीनिंग होता है, उसकी डिग्री ग्रेविटी अलग होती है, हमारी कल्चर में अलग होती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब कोई भी क्लाइंट अलग कल्चर से, अलग बैकग्राउंड से, अलग स्टेट से, अलग रीजन से आता है, तो उससे बात करने में, उससे कम्युनिकेट करने में और उसको काउंसलिंग देने में हेल्प करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज। उसके बाद हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन की। अगर काउंसलिंग के फील्ड में हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो हमें सर्टिफाई करे, जो हमें बेसिक क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, कौन सी डिग्रीज के लिए हमें चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करेगा, इसके लिए कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं तो अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो देर इज़ ए प्रॉब्लम इन परस्यूइंग द प्रैक्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज है सर्टिफिकेशन का। और इस चैलेंज और इस फैक्टर को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए और काउंसलिंग के लिए भी कोई सेपरेट ऐसा कोई बॉडी बनाना चाहिए, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, उनके लिए आरसीआई जैसे इन चीज़ों को मॉनिटर करती है, कोऑर्डिनेट करती है। उसी तरीके से काउंसलिंग प्रोफेशन के लिए भी कोई ना कोई ऐसी संस्था या बनानी चाहिए ताकि इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकें। उसके बाद आता है कुछ ऐसे पर्सनैलिटी वेरिएबल होते हैं जो हमें बीइंग ए काउंसलर हमें अपने अंदर इनकलकेट करने पड़ते हैं या हमें उसको डेवलप करना पड़ता है। जैसे एम्पैथी है, तो एम्पैथी बहुत ही रिफाइंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं, लेकिन हम उन समस्याओं को उस डिग्री तक नहीं अंडरस्टैंड कर पाते जिस डिग्री तक वो समस्याएं उस पर्टिकुलर क्लाइंट को डिस्ट्रेस क्रिएट करती है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में नहीं समझ पाते हैं। सो उन चीज़ों को समझने के लिए वी शुड बी एम्पैथेटिक एनफ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बीइंग ए काउंसलर डेवलप करना, इट्स ए वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा इशू है, बहुत मुश्किल फैक्टर है जो हमें इनकलकेट करना पड़ता है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर हम इस पे काम करते हैं, कुछ समय के लिए अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हम ज़रूर ये जानने लगते हैं कि यस, एम्पैथी कैन बी इनकलकेटेड इन डेवलप्ड सो दैट वी कैन गिव द बेटर
सर्विस टू द क्लाइंट्स। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम मूव करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है हमारा जो लीगल इश्यूज हम फेस करते हैं हमारे काउंसलिंग रिलेशनशिप में, और कौन कौन से वो लीगल इश्यूज हैं और कैसे हम उन पे काम करना है, और कैसे उनसे हमें कैसे वो इश्यूज हमारे लिए रेलिवेंट है जानना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है लीगल इशू इन काउंसलिंग, दैट इज अ लेजिटिमेशन एंड सर्टिफिकेशन। अब बात आती है व्हाट विच इज लेजिटिमेट प्रैक्टिस और व्हाट इज सर्टिफिकेशन। सो बेसिकली कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी, उस अगर किसी चीज़ से उसका सर्टिफिकेशन नहीं होता है या हम उसको फॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू है। अगर आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं बीइंग ए प्रोफेशनल, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो बेसिक ट्रेनिंग डिग्री अर्न करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिग्रीज एंड द कंपिटेंस एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, आप उसके बाद यू विल क्लेम फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर दैट यू विल गेट ए लाइसेंस। और इस चीज़ के लिए ये पूरा फॉर्मलाइज प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन अगर काउंसलिंग की बात करें तो देयर इज ए लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन इन काउंसलिंग प्रैक्टिस। एज हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि ना तो कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई संस्था है, ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जो इसको कोऑर्डिनेट करती है, ना डिफाइंड गाइडलाइंस हैं, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो उनको कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे सर्टिफाई करना है, इन सब चीज़ों की बिल्कुल देयर इज ए स्कैरसिटी, सीवियर स्कैरसिटी। इवन द जो लोग हैं दे क्लेम वी आर काउंसलर्स, बट अगर उनकी बात करें वो कहाँ सर्विस दे सकते हैं, किसको सर्विस दे सकते हैं, तो उन सब चीज़ों की, उन सब गाइडलाइंस की, उन सब इंफॉर्मेशन की कमी है। इसको हमें, ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू है जो कि ऑब्स्टेकल है काउंसलिंग सर्विसेज की प्रमोशन में। अगर इन सब चीज़ों का निदान हो जाता है, इनका सॉल्यूशन हो जाता है, तो हम एक अच्छी काउंसलिंग सर्विस और अच्छी काउंसलिंग फील्ड को अपने देश में देख सकते हैं। और डेफिनेटली इट विल प्रोग्रेस बिकॉज इट इज़ नीड ऑफ द आवर। वी नीड प्रोफेशनल्स, वी नीड ट्रेनिंग हैंड्स which can help the individuals and the population at large. उसके बाद द नेक्स्ट इशू आता है इलेजिटिमेट प्रैक्टिस, नॉन क्वालिफाइड पर्सन्स। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में डिफाइंड पैरामीटर्स, डिफाइंड लेजिस्लेचर, सर्टिफिकेशन ना होने के कारण हर इंसान क्लेम करता है आई एम ए काउंसलर आफ्टर गेटिंग डिग्री, आफ्टर गेटिंग सम डिप्लोमा with or degree diploma, जहाँ they are lacking in the practical stuff। वो clients के साथ काम नहीं करते हैं, वो किसी एजेंसी में काम नहीं करते हैं, किसी सेंटर पे काम नहीं करते हैं, पेशेंट एक्सपोजर, क्लाइंट एक्सपोजर की कमी होती है, जिसकी वजह से जो कंपिटेंस और जो ट्रेनिंग हैंड, जो कंपिटेंस और जो बेसिक स्किल की आवश्यकता होती है उसकी कमी होती है, और जिसकी वजह से कुछ नॉन क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विसेज देना शुरू करते हैं। और अब जैसा कि हम जानते हैं एक नॉन क्वालिफाइड आदमी, इनकम्पिटेंट आदमी ना किसी का फ़ायदा कर सकता है। तो इस एंगल से हमें, और जो क्वैक्स घूम रहे हैं सोसाइटी में, दे क्लेम दे आर बिग काउंसलर्स, दे आर डूइंग प्रैक्टिस, दे आर गिविंग हेल्प, दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द नीडी। सो दे चांसेस आर कि वो, अगर कम ज्ञान है आपको तो दैट विल बी हमारे इंजूरियस टू द पीपल जो भी उनसे कंसल्ट करते हैं। सो इसीलिए जो इलेजिटिमेट प्रैक्टिस है उसको हमें रोकना चाहिए, और उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, पैरामीटर, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज वी मे बी इन द ट्रैप ऑफ सम इलीगल एक्टिविटी, और उसके लिए हो सकता है कि हमें कुछ भी पनिशमेंट भी हो जाए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को
we have to make ourselves competent, and after that we have to deliver our services to the needy and the people who are seeking help. उसके बाद है lack of training facilities. Yes, in India, let's say if you are not trained, then it means कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपके क्लाइंट के लिए सही नहीं है, और वो इवेंचुअली वो लीगली भी सही नहीं होगा. तो इसीलिए कुछ